बच्चों, आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करें इससे पहले मैं दो तीन इम्पोर्टेंट बातें आपसे करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि कोविड-2 जो ये अब की बार कोरोना की दूसरी लहर आई है, उसने कितना डैमेज किया, कितना प्रभावित किया। कम समय की लहर थी, कम समय का प्रभाव था, लेकिन बहुत ही घातक। और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जब से अनलॉक हुआ है, हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हमारे एजुकेशनल सिस्टम तो अनलॉक नहीं हुए, लेकिन बाकी सब कुछ अनलॉक हो गया। और इस तरह से अनलॉक हो गया कि आप बाहर गतिविधियों को देखें तो जैसे लगता ही नहीं कि अभी कुछ दिनों पहले तक क्या हालात थे। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट से, अपने सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि बच्चों, आप उस सिस्टम का हिस्सा मत बनिएगा जो बिल्कुल लापरवाह हो चुका है। मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारे सोशल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, वो लोग जो तमाम तरह की दिक्कतों की बात करते हैं, तमाम तरह की समस्याओं की बात करते हैं, आप पूरे शहर में टहल के आप देख लीजिए कि तमाम तरह की एक्टिविटीज में और इस तरह से इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे लोग ना मास्क लगा रहे हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, कुछ भी नहीं रह गया। इतनी जल्दी इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में हम अपने जितने भी कॉम्पिटिटर लॉबी है हमारी, उससे ये कहेंगे कि बच्चों, आप अलर्ट रहना, आप सतर्क रहना, आप सेफ रहोगे, अपने परिवार को आप सेफ रखोगे, अपने आसपास के लोगों को, अपने जानने वालों को सेफ रखोगे, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मुझे पता चल रहा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, और कुछ नहीं, काफी बड़ी संख्या है वो, जो अभी भी वैक्सीन की प्रोसेस में नहीं आई। मतलब उसने वैक्सीन नहीं लगवाया, या रजिस्ट्रेशन नहीं किया, या जितना भी हम लोग जो है स्लॉट भेजते हैं कि ये आ गया है, आप बुक कर लो, नहीं किया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाएं। अगर आप कॉम्पिटिटर हो तो आपको किसी भी नेगेटिव र्यूमर में नहीं आना है। वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में, किसी भी डेवलप कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, आप पता कर लो, वैक्सीनेशन प्रोग्राम सभी जगह चल रहा है, और वैक्सीनेशन ही इस बीमारी से बचाव का एक बड़ा माध्यम है। इसके अलावा कई सारे और माध्यम हैं, लेकिन सबसे बड़ा माध्यम वहां वो है। अब इसका सबसे बड़ा इजराइल और अमेरिका, दो बड़े एग्जाम्पल हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन ज्यादा होने के बाद मास्क और तमाम चीजों को जो है फ्री कर दिया। तो ऐसे में जो है आपकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तमाम तरह के नेगेटिव र्यूमर्स हैं, हमें नहीं लगता कि कॉम्पिटिटर को ऐसे र्यूमर्स में आना चाहिए, ठीक है। और आपको जो है वो वैक्सीन लगवा लेना है, और फ्यूचर में आज नहीं तो कल आपको इसका यूज करना ही होगा। आप कुछ दिन टाल सकते हो, लेकिन कल को आपको करना होगा। अगर हम ये कहते हैं कि कॉम्पिटिटर को तो ये होना चाहिए कि आप लगवाओ और किसी और को प्रेरित करो कि हाँ, कम से कम वो भी आपके द्वारा, आपसे प्रेरित होकर वो लगवाए, ठीक। तो जैसे ये चीजें, जैसे शमसी सर ने पहले वैक्सीन लगवाई और फिर उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि नहीं सर, आप भी वैक्सीन लगवा लो, तो फिर मैंने भी वैक्सीन लगवा ली। तो ठीक है, अच्छी बात है कि मैं आज कहता हूं कि हाँ, मुझे जो है सर ने प्रेरित किया, फिर मैंने वैक्सीन लगवाई, ठीक है। हम लोग जब भी बातें करते थे, हाँ चलो भाई वैक्सीनेशन होना चाहिए, तो ठीक यही चीजें जो है हम लोग आपस में, अंजनी सर इस बात को कहते थे, हाँ वैक्सीनेशन जो है जरूरी है भाई, वो मैक्सिमम लोग, सब लोग करवा लें, ठीक है। तो ये हम आपस में करते हैं। सेम ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स में, अपनी चीजों, ठीक है, एकदम बिल्कुल जैसे हम लोग की अवधि में, भाषा में ये होता है ना कि इसको बिरादरी बाहर कर दो। अगर कोई वैक्सीनेशन प्रोसेस में नहीं है, वैक्सीन नहीं लगवाया है, और वो एलिजिबल है, 18+ है, ठीक है, तो उसको बिरादरी बाहर कर दो। कह दो नहीं भाई, तुम हमारे सर्कल से बाहर हो, और आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के, अपने समाज के सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, अपने देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी सुरक्षा उसके बाद सबके साथ जुड़ी हुई है, ठीक। तो वैक्सीनेशन जरूर होना चाहिए, ठीक है। और जब भी जुलाई में, अगस्त में, जिस भी समय, अब क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग उस तरफ भी जाएंगे, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन होंगे, आप अपनी क्लासेस में आओगे, तो आपके लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। बिना उसके हम अपनी क्लासेस में एंट्री किसी को नहीं देंगे। किस सोसाइटी से, किस तरह के लोगों से प्रभावित है, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तब मत कहना, एक्सक्यूज मत देना, सर ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हाँ भाई, हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसके लिए जो है, ठीक है, वो
गवर्नमेंट सिस्टम क्या कर रहा है इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारी सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी, हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी है, हम लोग जिस पर अधिकार अपना, जिस चीज पर है वो हम लोग अपने से जोड़ सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। तो अभी तक बच्चों, अब हम लोग टॉपिक की तरफ आते हैं। अभी तक हम लोगों ने बच्चों देखा कि इंडिया गवर्नमेंट के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में और लोकल गवर्नमेंट के बारे में तमाम ऐसी चीजें देखी। आने वाले एग्जाम्स के लिए अभी आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब एग्जाम्स की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। स्पेशली यूपी के एग्जाम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स के साथ साथ यूपी के एग्जाम्स की, सेंट्रल भी कोशिश करेगा कि यूपी में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिखाया जाए और स्टेट गवर्नमेंट भी उसके लिए प्रयास करेगा। और अब स्टेट गवर्नमेंट आप जानते हैं 8 महीने के लिए है, क्योंकि अगला चुनाव है, तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। तो ऐसी चीजें जो भी आपको डिलीवर इस समय हो रही हैं, किसी पीडीएफ फॉर्म में, किसी नोट्स के तरीके से, किसी टेस्ट स्क्रीन वीडियो के द्वारा या वीडियो लेक्चर्स के द्वारा, उनको ज्यादा से ज्यादा कवर अप करने की कोशिश करिए, उनको रिवाइज करिए, क्योंकि आप एग्जाम मोड में आगे बढ़े। तो अगला जो हमारा आज का टॉपिक है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस सेक्शन में आते हैं, इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय न्यायपालिका या इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जो है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस पर आते हैं। उसका सबसे पहले समझना है आपको कि न्यायपालिका की हमारी संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल सिस्टम, हमारी न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार है। तो देखिए, न्यायपालिका की जो संरचना है वो एकात्मक है, यूनिटरी, एकात्मक या यूनिटरी है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक त्रिभुज या ट्रायंगल के समान है। त्रिभुज या ट्रायंगल के समान है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च स्थान पर है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे स्थान पर है हाई कोर्ट और उससे नीचे लोअर कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, या जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उससे नीचे राज्यों में राज्य स्तर पर कौन है, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। और फिर अधीनस्थ न्यायालय जो जिले स्तर पर होती हैं, जिनको हम लोअर कोर्ट कहते हैं। अब एकात्मक कैसे, देखिए, अगर हम राजनीतिक या संवैधानिक भाषा में बात करें तो एकात्मक और संघात्मक 2 शब्द आते हैं शासन के दृष्टिकोण से। तो एकात्मक और संघात्मक जो संविधान के दृष्टिकोण से, ये शासन के दृष्टिकोण से शब्द आते हैं, उसमें एकात्मक का अर्थ ये होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्तियों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। संघात्मक मतलब ये होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्तियां बटी हुई है, डिस्ट्रीब्यूट है। यहां पर एकात्मक कहने का मतलब क्या है कि न्यायपालिका की संरचना एकात्मक है, क्योंकि शक्तियों का केंद्र, न्यायिक शक्तियों का केंद्र कौन है, सुप्रीम कोर्ट सभी शक्तियों का केंद्र है। पूरी न्यायपालिका, पूरा जुडिशियल सिस्टम हमारा सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग चलता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है वो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट पर बाध्यकारी होता है। उसे इन्हें एक्सेप्ट करना है, इनको लागू करना होता है, इनके ऊपर वो बाध्यकारी होता है। और इसी प्रकार से वो व्यवस्था हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के अंतर्गत होती है। तो यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर दे दिया तो अन्य न्यायालयों के लिए वो नजीर बन जाता है, वो कानून के समान होता है और उसी के अनुसार इनको निर्णय देना होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां राज्य में हाई कोर्ट या उससे नीचे लोअर कोर्ट कोई अलग से शक्ति नहीं रखते हैं। सारी शक्तियों का केंद्र कहां पर होता है, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो भी निर्णय देगा वो संविधान के विधि के अनुसार देगा। वो वहां पर हमारे यहाँ जो है उसको जो है अपने अधिकार, अपनी शक्तियां प्रदान की गई हैं। लेकिन ये व्यवस्था इस रूप में एकात्मक दिखती है कि यहाँ पर शक्तियों का कोई बंटवारा नहीं किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या अदर कोर्ट्स के बीच किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हम 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के प्रावधानों में, शासन के प्रावधानों में देखते हैं, ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर नहीं किया गया है। इस रूप में हमारी जो संरचना है वो कैसी है? एकात्मक है। अब यहां मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आज के लेक्चर में हम सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या महत्वपूर्ण है, अगर हम इसकी बात करें, प्रश्नों के दृष्टिकोण से क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का गठन या इस्टेब्लिशमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल के तहत, किस प्रक्रिया, कैसे, किसको क्या अधिकार है गठन के संबंध में, न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में जो भी क्वेश्चन होंगे वो गठन के अंतर्गत। इसके बाद फिर क्वेश्चन जो है वो यहां पर शुरू होता है न्यायाधीश की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, न्यायाधीश की योग्यता पे प्रश्न होता है। फिर न्यायाधीश की यानी पूरे सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन ये होता है, कौन करता है, किसकी सलाह से करता है। इसके बाद न्यायाधीश का कार्यकाल, न्यायाधीश का कार्यकाल क्या है, इस पर प्रश्न होता है। और फिर न्यायालय का क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार यानी उसके जुरिस्डिक्शन के बारे में क्वेश्चन होता है, उसकी पावर्स के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय में जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो जजेस की क्वालिफिकेशन है उसको लेकर क्वेश्चन होंगे, जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, न्यायाधीशों का कार्यकाल या जो टर्म है उनका उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है न्यायालय का क्षेत्राधिकार या सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का गठन। तो एक देश के संघीय न्यायालय, एक फेडरल कोर्ट, पूरे कंट्री का एक कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के रूप में जो गठन किया गया देश के अंतर्गत, वो सबसे पहली बार हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत दिल्ली में इसका गठन किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया। अब अगर हम आए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंतर्गत, तो हमारे संविधान के प्रोविजन के अंतर्गत हम देखें तो आर्टिकल या अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। इसी में न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, अन्य सभी प्रावधान, कार्यकाल, सभी प्रावधान इसमें दिए गए। तो 124 के अंतर्गत जो न्यायाधीश हमारे सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि भारत का उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा इस बात को, एक मुख्य न्यायाधीश तथा संसद द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीशों, संसद की विधि द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। तो यहां पर इसके गठन में क्या कहा गया, गठन के अंतर्गत ये कहा गया कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, एक चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश व संसद की विधि द्वारा निर्धारित
मतलब सामान्य बहुमत से संसद को अधिकार दे दिया गया। संसद की विधि द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा। ठीक है, अब एक मुख्य न्यायाधीश व संसद की विधि द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा। ये बात कहां कही गई? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत ये बात कही गई है। अब अगर हम इस पर आए यहां कि हम देखते हैं कि इसके गठन के अंतर्गत यहां पर जो है इसके गठन में 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ और अभी तक तो बड़े परिवर्तन जो दिखते हैं। अगर हम देखें यहां पर 7 न्यायाधीश, ठीक है, 1956 में 11 न्यायाधीश। ठीक है, ये प्रक्रिया देखिए आप कैसे यहां सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कैसे ये प्रक्रिया जो है वो चलती गई है। ठीक है, 1986 में 26 न्यायाधीश, 2008 में 31 न्यायाधीश, 2019 में 34 न्यायाधीश, यानी वर्तमान में ये संख्या 34 हो सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम 33 है, 34 हो सकते हैं। मतलब 34 तक की संख्या निर्धारित किसने की? संसद ने किया। इसका मतलब यहां पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता, अब ये संख्या परिवर्तन किसने किया होगा? 7, 11, 26, 31, 34, ये समय समय पर परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन किसने किया? ये परिवर्तन संसद ने किया। संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को समय के अनुसार परिवर्तित कर सकती है। और इसीलिए इसके गठन में ये दे दिया गया कि अनुच्छेद 124 के तहत मुख्य न्यायाधीश व संसद की विधि द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा। अब ये समय पर, अब वर्ष 2019 ये निर्धारित कर दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय की सदस्य संख्या समय जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए तो वो अधिकार हमारी पार्लियामेंट को दे दिया गया। तो अगर यहां ये क्वेश्चन आता है कि सदस्य संख्या, न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किससे प्राप्त है? संसद को। किसके द्वारा? सामान्य विधि के द्वारा, मतलब सामान्य बहुमत के द्वारा, जनरल मेजोरिटी के द्वारा। और किस आर्टिकल के तहत? 124 के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं हम क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की योग्यता। तो न्यायाधीशों की योग्यता डिस्कस करते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए, न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में आर्टिकल मैंने आपको पहले ही बताया 124 में ही सब कुछ दिया गया है। इसी में सेक्शंस हैं अलग अलग। 124(3) में न्यायाधीशों की योग्यता बताई गई है। सबसे पहली योग्यता है किसी भी न्यायाधीश के लिए यहां पर है वो वह भारत का नागरिक, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है वह 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो। दूसरी योग्यता है वह 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो। तीसरी, वह 10 वर्ष तक, ये मिनिमम है, अब इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता, एडवोकेट, अधिवक्ता रहा हो। एक हाई कोर्ट हो या एक से ज्यादा हाई कोर्ट हो सकते हैं, उसमें वो उसका कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तीसरी योग्यता नहीं है, ये या करके है, यानी अगर ये कंडीशन नहीं मिलती है तो या। फिर अगला है या राष्ट्रपति की राय में
पारंगत विधिवेत्ता हो, पारंगत विधिवेत्ता हो। ठीक है, तो यहां पर क्वालिफिकेशन में, हालांकि इस क्वालिफिकेशन का बहुत ज्यादा मतलब नहीं, मेन यही दोनों है। ठीक है, तो पहली योग्यता हम देख रहे हैं, वह भारत का नागरिक हो, कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, वह 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो या न्यायाधीश रहा हो, 5 वर्ष तक, यानी 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। एंड या अगर ये नहीं है तो या वह 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट का अधिवक्ता रहा हो, 10 ईयर्स तक वो किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, लॉ का एक्सपर्ट हो, ये प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग। तो ये योग्यता आधारित करने वाला सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियुक्ति या अपॉइंटमेंट। नियुक्ति या अपॉइंटमेंट, तो नियुक्ति या अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, नियुक्ति में दो तरह, कई सारे जजेस होते हैं, कई तरह के जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, बट अभी हम स्पेशली 2 प्रकार के जजों की बात करेंगे, एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस और अदर जजेस। ठीक है, वैसे एडहॉक जजेस भी होते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं। ठीक है, बट अभी फिलहाल हम लोग जो है 2 प्रकार के जजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया मुख्य न्यायाधीश, या जिसको हम चीफ जस्टिस कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है? ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के, ध्यान देना यहां पर, वरिष्ठतम न्यायाधीश को, वरिष्ठतम न्यायाधीश किसके आधार पर? एज के आधार पर, आयु के आधार पर। ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया जाएगा या नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो अब अपॉइंटिंग ऑफिसर यहां पर कौन है? अथॉरिटी कौन है? राष्ट्रपति। शर्त क्या है मुख्य न्यायाधीश के लिए? शर्त क्या है कि वो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, उसे नियुक्त किया जाएगा। तो ये आसान सी शर्त दिख रही है और ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं निर्धारित किया। ऐसा कोई प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने 124 की व्याख्या में स्वयं निर्धारित किया। एक केस आया था एससी अधिवक्ता संघ, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता संघ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ, भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये रूल निर्धारित कर दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश ही राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा और तब से लेकर अभी तक इस रूल को फॉलो किया जा रहा है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई इस व्यवधान नहीं आया। ठीक है, अब अगर हम बात करें अन्य न्यायाधीश, अदर जजेस, तो अन्य न्यायाधीश या अदर जजेस के नियुक्ति के बारे में प्रावधान है कि मुख्य न्यायाधीश, अब यहां ध्यान देना है आपको, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के परामर्श या सलाह से, एडवाइस से राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अन्य न्यायाधीशों
नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। तो यहां पर भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन सलाह देने वाला कौन है? मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर यह पूछा जाता है किसकी सलाह से करता है, तो कौन किसकी सलाह से करता है? वो हमेशा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। अब ये एक और अंदर की बात है कि मुख्य न्यायाधीश अकेला सलाह नहीं लेता है। यहां भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और उस रूलिंग के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस की एडवाइस लेकर, यानी 4 सीनियर जज और 1 चीफ जस्टिस, 5 जजेस की कमेटी होती है जो फाइनली सजेशन देती है। ठीक है। और उसके बाद वो चीफ जस्टिस वो सलाह जो फाइनल वो करते हैं वो सलाह राष्ट्रपति को देते हैं, जिसके आधार पर नियुक्ति होती है। तो बट ये अगर पूछा जाता है कि किसकी सलाह से, तो चीफ जस्टिस फाइनल वही देता है। बट ये है कि चीफ जस्टिस अकेला नहीं देता, उसके साथ सलाह देने वाली जो है वो 4 जजों का एक पैनल होता है। और वो 4 जज कौन होते हैं? वरिष्ठतम जज होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देन अब नियुक्ति के बाद अगली बात आती है कार्यकाल, टर्म या कार्यकाल की बात। तो टर्म या कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्म या कार्यकाल अगर हम देखें, टर्म या कार्यकाल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सब कुछ आर्टिकल 124 में है। तो आर्टिकल 124 के 4th सेक्शन में, 4th सेक्शन में कार्यकाल की बात की गई है, टर्म की बात की गई है। यहां पर न्यायाधीशों का कार्यकाल बताया गया है, न्यायाधीशों का कार्यकाल। और ये कहा गया है 65 वर्ष की आयु तक। अब इसको समझना है आपको बच्चों कि जैसे सभी गवर्नमेंट जॉब में है भाई, किसी में 60 है, किसी में 62 है, किसी में 58 है, उसी तरह से यहां पर है क्या? 65 वर्ष की आयु तक। तो ये बहुत आसान सी बात है कि कार्यकाल क्या है? 65 वर्ष की आयु तक। परंतु अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इससे पूर्व किसी न्यायाधीश का कार्यकाल किस आधार पर समाप्त हो सकता है? तो इससे पूर्व, अब कार्यकाल ये है, इससे पूर्व, इससे पहले किसी न्यायाधीश का कार्यकाल, टर्म या कार्यकाल निम्नलिखित स्थितियों में समाप्त हो सकता है। फॉलोइंग कंडीशंस में समाप्त हो सकता है। कौन सी कंडीशन में? नंबर 1, यदि वह कौन? न्यायाधीश, यदि वह स्वयं राष्ट्रपति को संबोधित, प्रेसिडेंट को एड्रेस, राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र दे दे, रेजिग्नेशन दे दे। ठीक है। राष्ट्रपति को संबोधित, प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए, कोई भी रीजन बताते हुए वो त्यागपत्र दे सकता है। दूसरा, यदि साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर व असमर्थता, इनकैपेसिटी, कार्य करने में समर्थ नहीं, असमर्थता के आधार पर संसदीय प्रस्ताव द्वारा, पार्लियामेंट्री
मोशन या प्रस्ताव द्वारा, संकल्प द्वारा राष्ट्रपति उसे हटा दे या बर्खास्त कर दे, टर्मिनेट कर दे। ठीक है, तो पहली चीज यहां पर है, यदि वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे तो सामान्य सी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, यदि साबित कदाचार क्या है, अभी डिस्कस करते हैं। प्रूव मिसबिहेवियर, असमर्थता, इनकैपेसिटी के आधार पर संसदीय प्रस्ताव, पार्लियामेंट्री जो मोशन है उसके द्वारा राष्ट्रपति उसे हटा दे, राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन संसद के प्रस्ताव के आधार पर। तो अभी ये दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो संसदीय प्रक्रिया है न्यायाधीश को हटाने की, 124(4) के अनुसार उस पर आते हैं कि न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। और यहां ये भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसी है। और यहां मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि कई बार स्टूडेंट्स जो है कुछ तथ्यों को, गलत तथ्यों को पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं, तो उसके कारण वो सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो पहली चीज तो आपको ये दिमाग में रखनी है कि महाभियोग प्रक्रिया या इम्पीचमेंट प्रोसेस, जैसा कि मैं क्लास में भी समझाता हूं कि वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है। अगर हम न्यायाधीश को हटाने की बात करें, अगर हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की बात करें, अगर हम सीएजी को हटाने की बात करें, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो प्रक्रिया है वो संसदीय प्रक्रिया है, संसद के प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति हटाता है, ये प्रक्रिया है, लेकिन महाभियोग नहीं है। और अलग कैसे है अभी आप खुद उसको देखेंगे। तो अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश, दोनों को हटाने की प्रक्रिया एक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट, एचसी एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, एससी, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल प्रोसेस ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एंड हाई कोर्ट। अब ये प्रक्रिया कहां लाई जाएगी? संसद। आपने देखा ना प्रस्ताव कहां आएगा? संसद। अब सबसे पहले किस आधार पर, आधार इनको हटाने का क्या है? अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। यहां पर ये भी मैंने आपको बता दिया 4 सेक्शन के अंतर्गत। यहां सुप्रीम कोर्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हाई कोर्ट का सेम है इसलिए मैंने यहां बता दिया। आधार भी सेम है दोनों जगह, साबित कदाचार, कदाचार, और दूसरा आधार है असमर्थता। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, तो वो 124(4) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की प्रक्रिया दी गई है और वैसी ही प्रक्रिया हाई कोर्ट के न्यायाधीश की भी है। आधार पहले समझते हैं, साबित कदाचार, व्हाट इज टू मिसबिहेवियर। तो जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, जैसे अगर कोई न्यायाधीश करप्शन करता है, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण करता है, रुपए लेकर और न्याय को जो है वो प्रदान कर रहा है, तो न्याय नहीं, वो किसी ना किसी के साथ अन्याय हो रहा है, पार्शियलिटी हो रही है, तो ऐसे में क्या माना जाएगा कि वो कहीं ना कहीं इसका उपयोग कर रहा है, तो वो गलत माना जाएगा, वो भ्रष्ट आचरण माना जाएगा और वो भी साबित कदाचार होगा। इसी तरह से असमर्थता क्या है? अब कोई न्यायाधीश बीमार हो गया तो असमर्थ नहीं हो गया। असमर्थता का मतलब यहां पर यह है कि वो न्याय करने योग्य नहीं है। न्यायाधीश जो है वो न्याय करने योग्य नहीं है, उसे हम कहेंगे असमर्थता। ठीक है, तो इनकैपेसिटी या असमर्थता का मतलब कि अब वो न्याय करने योग्य नहीं है, गलत डिसीजन दे रहा है, तो उसके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब संसद की प्रक्रिया होती कैसे है, इस पर आते हैं।
तो देखिए, संसद में 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो अब अगर सबसे पहले क्या होगा, प्रस्ताव प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्ताव हटाने का प्रस्ताव, रिमूवल प्रोसेस, यहां पर मोशन जो है वो प्रस्तुत होगा, इंट्रोड्यूस होगा। लेकिन अब इसमें एक शर्त क्या है कि 14 दिन पूर्व इसकी सूचना, किसकी, प्रस्ताव की, इसकी सूचना न्यायाधीश को दी गई। बिना उसको दिए नहीं कर सकते, न्यायाधीश को दी गई हो। ठीक, अब प्रस्ताव प्रस्तुत अगर लोकसभा में प्रस्तुत करना है तो 100 सदस्यों द्वारा, कम से कम 100 सदस्यों द्वारा, यहां 545 है, यहां 245, 100 सदस्यों द्वारा। अगर यही राज्यसभा में प्रस्तुत करना है तो कितना, 50 सदस्यों द्वारा, 50 मेंबर्स द्वारा। अब यहां देखिए, मैं एक चीज और बताता चल रहा हूं साथ में कि राष्ट्रपति को हटाने में और इसमें अंतर क्या है। राष्ट्रपति को हटाने का आधार ही अलग था। क्या यहां आधार था राष्ट्रपति में कि जो है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो आधार वहां है संविधान का अतिक्रमण, यहां आधार ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए यहां भी एक चौथाई सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए, यहां भी 1/4, 1/4 मेंबर दिया गया है, बट यहां ऐसा नहीं है। यहां पर 100 सदस्यों, यहां पर 50 सदस्य। ठीक है, अब सपोज दैट यहां पर 100 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव क्या हो गया, प्रस्तुत, पहला स्टेप। ठीक, इसको हटाते हैं, यहां हम लोकसभा में प्रस्तुत कर लेते हैं, प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप होगा चर्चा व मतदान, डिस्कशन एंड वोटिंग। चर्चा व मतदान सभी सदस्यों द्वारा, जो चाहे वो शामिल हो, सभी सदस्यों द्वारा। फिर मतदान के बाद मान लो प्रस्ताव पारित, तीसरा स्टेप, प्रस्ताव पास लोकसभा में, लेकिन कितने सदस्यों द्वारा, उपस्थित सदस्यों के, ध्यान देना है, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा। अब देखिए तीसरा अंतर आ गया राष्ट्रपति और इसमें, टोटल मेंबर्स कितने हैं, 545, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि कुल सदस्यों का 2/3, ये कह रहा है उपस्थित सदस्यों का। अगर 400 भी हैं तो 400 का 2/3 चाहिए। राष्ट्रपति में क्या था, कुल सदस्यों का 2/3। तो यहां पर एक अंतर और है, प्रेजेंट मेंबर का 2/3 इस प्रस्ताव को क्या करेंगे, पास कर देंगे, मोशन पास। यहां पर पहले सदन का काम हो गया। अब पास होने के बाद ये जाएगा नेक्स्ट हाउस में, सेकेंड हाउस में। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत हो, ये राज्यसभा में भी हो सकता है। तो इंट्रोड्यूसिंग हाउस ये होगा, सेकेंड हाउस ये होगा। ठीक है, अगर यहां इंट्रोड्यूस होगा तो 50 मेंबर्स द्वारा, ये मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो हम लोग अभी ये लेकर चल रहे हैं, पहले प्रस्तुत कहां हुआ है, लोकसभा, फिर अब जाएगा कहां, राज्यसभा। यहां पास हो गया, प्रेजेंट मेंबर्स के 2/3 मेजोरिटी के द्वारा पास हो गया, फिर कहां चला गया, राज्यसभा में। राज्यसभा में अब पहला स्टेप क्या होगा, राज्यसभा में पहला स्टेप होगा कि आधार की जांच। आधार कौन सा, ये आधार या आरोप, आधार या आरोप की जांच होगी। किसके द्वारा, अब इसको समझना है, एक कमेटी या समिति द्वारा, एक कमेटी या समिति द्वारा। इसमें, इस कमेटी या समिति में सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश, वरिष्ठतम 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 1 अधिवक्ता शामिल होंगे, क्योंकि लीगली वो देख पाएंगे कि क्या ऐसा गलत उसने किया है, तो उसकी जांच के लिए एक स्पेशल
जो है एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई कि ये बनाई जाएगी और वो उसमें 2 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के और एक अधिवक्ता या जो है एडवोकेट होगा, वो शामिल होगा। अब उन्होंने डिसीजन दिया, जो भी है, जो भी रिपोर्ट दी, डिसीजन उनको नहीं करना है, रिपोर्ट दी। अब कमेटी की रिपोर्ट पर राज्यसभा में यहां हो रहा है, ये सेकेंड स्टेप यहां हो रहा है, कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा, डिस्कशन हुआ, ठीक। इसके बाद मतदान, ठीक है, वोटिंग हुआ, फिर प्रस्ताव यहां भी पास हो गया, पारित, ठीक है। मान लो प्रस्ताव पारित कितने, वैसे ही उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, 2/3 मेजोरिटी द्वारा। यहां पे बच्चों समझिए, फिर देखिए आप, टोटल मेंबर 245 है, मान लो प्रेजेंट है 100, तो 100 का 2/3 चाहिए, मिनिमम मेंबर्स नहीं यहां पे कोई डिसाइड। अब जितने उपस्थित हैं उसका 2/3 पास हो गया, यहां प्रस्ताव पास, मोशन पास। इसके बाद ये जाएगा, कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास, ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के द्वारा फिर न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाएगा या बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति यहां मना नहीं कर सकता, अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया राष्ट्रपति को अब हटाना है तो राष्ट्रपति को उसको हटाना होगा, राष्ट्रपति के पास और अधिकार नहीं, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरा हाउस नहीं पास करता, तो कैंसिल, फिर कुछ नहीं होगा, कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे यहां पर कि न्यायाधीश को हटाने का अधिकार, हटाता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन किसके आधार पर हटाता है, संसदीय प्रक्रिया के आधार पर, संसदीय प्रस्ताव के आधार पर, ठीक है। और यहां अब बच्चों आपको एक अंतर पता चल गया होगा कि आर्टिकल 61 में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस दी गई महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए, उसमें और इसमें अंतर है, वो बिल्कुल क्लियर है कि आप आधार में अंतर है, प्रस्तुत करने में अंतर है, पास करने में अंतर है, वहां कोई ऐसी कमेटी नहीं बनती, ठीक है। तो इस तरह से तमाम यहां पर दिख रहा है कि क्या अंतर है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि संसदीय प्रस्ताव के आधार पर हटाया जाता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि महाभियोग प्रस्ताव क्या, महाभियोग जैसे, लाइक दैट महाभियोग, ठीक है, जैसे हो सकता है, लेकिन वहां पर वायरस बहुत सारे हैं, वायरस जो है H1N1 भी है, H5N1 भी है कि नहीं है। आपने इससे पहले सुना था स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, तमाम वायरस आए, लेकिन कोरोना, कोविड-19 अलग वायरस है कि नहीं। कोई पैसे वाला हो, कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्गीय, कुछ नहीं देख रहा है, वायरस वो दौड़ा रहा है सबको। डेवलप्ड कंट्री है, वेल डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, पुअर कंट्रीज है, कोई भी हो, किसी को नहीं। तो वायरस में अंतर हो गया ना। अब उस एक कैटेगरी में नहीं मान सकते कि इस वायरस के लिए जो दवा उस वायरस पे अलग है, ठीक है। तो यहां ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक ही तराजू में सबको नहीं देखना है, आपका विवेक होना चाहिए, आपको समझना है। ये नहीं कि किसी ने बता दिया, किसी ने लिख दिया तो आप उसको एज इट इज ले लो ना, आप उसको अपने विवेक से समझो कि हाँ ये क्यों अलग है, ऐसा क्यों है, ठीक है। ओके, तो यहां अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले पॉइंट पर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां या सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर अभी जो बची है सुप्रीम कोर्ट में। मैंने आपसे कहा था कि आज के लेक्चर में मैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा और उसी क्रम में मैंने जो है वो आपको यहां पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के क्रम को मैंने जो डिस्कस किया है उसी क्रम में अब हम इसके क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। तो अब हम लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का
क्षेत्राधिकार, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट या पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। दूसरा अपीली क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार या अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन। और तीसरा है विशेष क्षेत्राधिकार, विशेष क्षेत्राधिकार या स्पेशल ज्यूरिस्डिक्शन। तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट की 3 प्रकार की शक्तियां हैं, 3 टाइप्स ऑफ पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहली पावर है प्रारंभिक या ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, दूसरी है अपीलीट या अपीली क्षेत्राधिकार और तीसरी है स्पेशल या विशेष क्षेत्राधिकार। 1 बाय 1 हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 2 प्रकार के हैं, प्रारंभिक या ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। सबसे पहली बात तो ओरिजिनल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? ऐसे मामले जिनको हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी अन्य न्यायालय में नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हें हम ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। अब ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 2 प्रकार के हैं। एक निर्वाचन संबंधी मामले, निर्वाचन संबंधी मामले, इलेक्शन रिलेटेड केसेस अंडर आर्टिकल 71। दूसरा है यहां पर संघात्मक मामले, फेडरल केसेस। मैंने आपको बताया अभी ये है आर्टिकल 131। तो 2 प्रकार के केसेस जो है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। मतलब इनसे रिलेटेड मामले जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही प्रस्तुत होते हैं ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के अंतर्गत। इनको और किसी न्यायालय में प्रस्तुत या इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब निर्वाचन संबंधी मामले किसके निर्वाचन से संबंधित? तो 2 के निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड मामले अगर कोई विवाद है तो वो उम्मीदवार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसे अन्य किसी न्यायालय में या अदर किसी कोर्ट में प्रस्तुत या इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा मेंबर के लिए कोई चुनाव हुआ, उसमें कोई विवाद आया तो उसका मामला हाई कोर्ट में जाएगा, वो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आएगा। बट यहां ऐसा नहीं कि ये पहले हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं जा सकता, ये इंट्रोड्यूस होगा कहां? सुप्रीम कोर्ट। ये स्पेशल प्रोविजन यहां पर है, ये ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत। अब आता है संघात्मक मामले। संघात्मक फेडरल मामले, किस तरह के मामले? अभी मैंने आपसे कहा संघ जहां शक्तियां बटी हुई हैं। आज जब हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 7 शेड्यूल में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सारी लिस्ट अलग अलग है, तो उस लिस्ट में जो है वो शक्तियां दी गई हैं, सबको पावर दी गई है, अपने अपने सब्जेक्ट पे आप कानून बनाइए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केंद्र और राज्य के बीच ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं। जब उसका निपटारा कौन करेगा कि भाई ये वाली पावर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाए, तो कि भाई ये हमारी पावर्स या हमारी पावर्स को लेकर कोई विवाद हो जाए, तो उसका निपटारा भी कौन करता है? वो सुप्रीम कोर्ट करता है। और ऐसे मामलों को संघात्मक मामले कहते हैं। यानी कैसे केसेस? सबसे पहला, केंद्र व राज्य संबंधी मामले या केंद्र व राज्य के विवाद, केंद्र व राज्य के विवाद। ठीक है, इसके बाद 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच कोई विवाद है तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा, फेडरल केसेस के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या जिसको हम कहेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं अपीली क्षेत्राधिकार या अपीली जुरिस्डिक्शन। अपीली क्षेत्राधिकार या अपीली जुरिस्डिक्शन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसको हम पॉइंट आउट करते हैं। तो अपीली क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें तो देखिए अपीली जुरिस्डिक्शन जो है ये फिर से कई प्रकार के अपीली जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत है। जैसे सबसे पहला है अपीलीट में संवैधानिक अपील, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील। क्या है अभी आते हैं इस पर। संवैधानिक अपील, ठीक है। दूसरा है सिविल अपील, सिविल मामलों की अपील या सिविल अपील। तीसरा है आपराधिक अपील, क्रिमिनल अपील, आपराधिक अपील या क्रिमिनल अपील, या इसको हम कहें मामलों की अपील कह सकते हैं। मामलों आपराधिक मामलों की अपील, तो मामलों में अपील, ठीक है। और एक और है विशेष अपील, स्पेशल अपील, ठीक है। यहां पर हम इसके आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। ये है आर्टिकल 132 एंड आर्टिकल 134A, ओके। ये है आर्टिकल 133 एंड ये है आर्टिकल 134 एंड ये है आर्टिकल 136, ओके। तो ये चार प्रकार की अपील के बारे में बात की गई है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अपीली न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट देश का सुप्रीम अपीलीट कोर्ट है। सुप्रीम अपीलीट कोर्ट, एज अ सुप्रीम अपीलीट कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अपीली न्यायालय है। और इस रूप में सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें हम चार प्रकार की अपील देख सकते हैं, या चार प्रकार के अपीली क्षेत्राधिकार को हम देख सकते हैं। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल अपील या संवैधानिक अपील अंडर आर्टिकल 132 एंड अंडर आर्टिकल 134A, ये अलग से जोड़ा गया है प्रोविजन सर्टिफाई करने के लिए। इसमें क्या है कि यदि हाई कोर्ट किसी भी केस के अंतर्गत, किसी भी मामले के अंतर्गत ये सर्टिफाई कर दे, ये प्रमाणित कर दे कि इसमें कोई कानून या विधि का प्रश्न है जिसकी व्याख्या करना जरूरी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न है जिसकी व्याख्या करना जरूरी है, तो ऐसा मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील के अंतर्गत जाएगा। क्योंकि कानून या संविधान की व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो एक्सप्लेन, तो वो 132 के अंतर्गत देखा जाएगा कि क्या संवैधानिक मामला इसके अंतर्गत आ रहा है, और 134A के अंतर्गत उसको सर्टिफाई करेगा कौन? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफाई करेगा और तब इसमें अपील हम कहां करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। अब इसी तरह से सिविल मामलों में अपील या सिविल केसेस में अपील की अगर हम बात करें तो सिविल मतलब जमीन जायदाद से संबंधित मामले, प्रॉपर्टी रिलेटेड मामले। लोअर कोर्ट से कहां जाते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट फिर समय देता है, सर्टिफाई करता है और उसके आधार पर फिर कहां जाते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो उसे कहते हैं सिविल मामले। क्रिमिनल केसेस में अपील यहां भी कई प्रकार के हैं। यहां भी अपील है कि आप लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाते हो और हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हो, वहां भी हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है, प्रमाण पत्र देता है कि भाई इन मामलों में आप इसके कारण आप इतने दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन क्रिमिनल केस में एक और चीज है कि अगर फांसी की सजा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं,
तो उसमें हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी अपील की जा सकती है। सामान्य केस है कोई, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, चोरी है, डकैती है, तो उसमें सामान्यतः जो है वो सर्टिफिकेट के बाद ही अपील होगी। लेकिन कुछ मर्डर से रिलेटेड मामले होंगे जिसमें अगर हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से केस को अपने पास मंगवाकर फांसी की सजा दे दी तो बिना सर्टिफिकेट अपील हो सकती है। अगर लोअर कोर्ट की सजा को बदल करके और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी तो फिर उसमें भी अपील बिना सर्टिफिकेट के वहां पर हो सकती है, ठीक है। तो ये क्रिमिनल केसेस की अपील है जिसको फौजदारी मामले भी कहते हैं। अगर हम बात करें विशेष अपील की, स्पेशल अपील, तो ये सुप्रीम कोर्ट का विशेष अपील का मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर ज्यादातर मामलों में तो सर्टिफिकेट से ही अपील होती है, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है कि सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी हाई कोर्ट या न्यायालय के निर्णय के अगेंस्ट अपील करने का अधिकार दे सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देश के किसी भी हाई कोर्ट या न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार स्पेशल अपील के अंतर्गत दे सकता है अंडर आर्टिकल 136। ओके, तो अभी हम क्योंकि ब्रीफली इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, क्लासेस में हम इसके और डिटेल्स पर जाते हैं, स्पेशली सिविल में हम काफी बड़े पहलू पर डिस्कस करते हैं, बट यहां पर हम जितना आपके साथ कनेक्टिविटी फैक्ट्स की कर सकते हैं उसको हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें स्पेशल जो जुरिस्डिक्शन है या विशेष क्षेत्राधिकार, तो देखिए विशेष क्षेत्राधिकार या स्पेशल जुरिस्डिक्शन में सबसे पहले है एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय के रूप में, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 129 129 अंडर आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय के रूप में है। दूसरा विशेष क्षेत्राधिकार है मूल अधिकारों का संरक्षण, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32। तीसरा है परामर्शात्मक, एडवाइजरी, परामर्शात्मक या एडवाइजरी अंडर आर्टिकल 143, ठीक है, 143, ठीक है। तीसरा अगला है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का बाध्यकारी होना अंडर आर्टिकल 141, ठीक है। और एक और है यहां पर संविधान व विधि की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, ठीक है। तो ये हम अब डिस्कस करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल ज्यूरिस्डिक्शन है एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक निर्णय लिखित होता है, रिकॉर्डेड होता है, और उसके अगेंस्ट अगर कोई भी जा रहा है तो उसे न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और न्यायालय की अवमानना के रूप में उसे दंडित किया जा सकता है, उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो जब भी न्यायालय की अवमानना का मामला आता है तो किसके अंतर्गत, अंडर आर्टिकल 129, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है वो रिकॉर्डेड है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है, और उसे 129 के अंतर्गत जो है न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी, ठीक है। ये उसका स्पेशल जुरिस्डिक्शन है। मूल अधिकारों का संरक्षण, फंडामेंटल राइट के चैप्टर में मैं बता चुका हूं। फिर से अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट
हमारे मूल अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक है, प्रोटेक्टर है। अगर हमें शासन से हमारे अधिकार नहीं मिलते, आप जानते हैं भाग 3 में ये बात है कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, इम्प्लीमेंटेड बाय कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि कौन सा कानून, कौन से आदेश हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं। अगर हम अधिकारों की मांग हम करते हैं तो कहां? वहां जाकर। और सुप्रीम कोर्ट इसी के अंतर्गत 5 प्रकार की रीटें जारी कर सकता है, मेंडमस जैसी, परमादेश जैसी रीट जारी कर सकता है, जिसके द्वारा हमें हमारे अधिकार दिलवाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल निःशुल्क स्वास्थ्य का अधिकार, ये हमें जीवन के अधिकार के तहत मिला हुआ है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली, अगर इसका एग्जाम्पल देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार के तहत ही ये बात कही कि कोरोना की जांच सबके लिए फ्री होनी चाहिए। कोरोना की जांच सबके लिए फ्री होनी चाहिए, मतलब कोई किसी वर्ग का है, ऐसा नहीं कि उसके अभाव में, क्योंकि 5-5 हजार 4-4 हजार रुपए में जांच हो रही थी। ठीक है, तो ऐसे में हालांकि शासन की तरफ से सारी व्यवस्था जांच की हो रही है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। इवन हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में हमारी जो व्यवस्थाएं हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बनी हुई है। इतने जनसंख्या वाले देश में ये सब कैसे हो रहा है? ठीक है, लेकिन शासन व्यवस्था हमारी ऐसी चल रही है। आप देखिए किस तरह से सिस्टम, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि फ्री जांच होनी चाहिए, उसी के अंतर्गत दिया। फिर अगर यहां पर इसी तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग अलग प्रकार की रीट जारी करता है। अगर हम बात करें एडवाइजरी, परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार, ये क्या है? एडवाइजरी या परामर्शात्मक, तो ये एक अलग सा प्रोविजन है, स्पेशल है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी वैधानिक या संवैधानिक मामले पर, किसी भी लीगल इश्यू पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अंडर आर्टिकल 143 परामर्श मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें परामर्श दे सकता है, उन्हें परामर्श देने से मना भी कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी राइट है कि वो देने के लिए बात ये नहीं है। राष्ट्रपति जो है, यहां एक बात और बता दें कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए भी बात ये नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट से अगर राष्ट्रपति ने कोई सलाह मांगी होगी तो ये तो बहुत कम चांसेस है कि वो माने ना। ठीक है, अगर उन्होंने सलाह मांग ली है तो कहीं ना कहीं कोई लीगल पॉइंट होगा, तभी वो सलाह मानेंगे। तो ऐसे बिंदुओं को यहां पर रखा गया है। ठीक है, तो इसमें ये प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस सलाह को दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ठीक है, अब बात आती है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का बाध्यकारी होना। 141 के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 141 बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक निर्णय सभी न्यायालयों पर, भारत के सभी न्यायालयों पर, सभी उच्च न्यायालय, सभी लोअर कोर्ट्स पर एक नजीर, एक कानून के रूप में बाध्यकारी होता है। उसके अगेंस्ट वो नहीं जा सकते। ये स्पेशल पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, और इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था एक एकीकृत व्यवस्था है, एक यूनिटरी सिस्टम है। इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, वो व्यवस्था आपको ये बता रहा है बाध्यकारी होना। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे यहां सर्वोच्च न्यायालय की संरचना आपने देखा एकात्मक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में कहते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका है। किससे स्वतंत्र है? कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कार्यपालिका मतलब शासन, सरकार से स्वतंत्र है। विधायिका से स्वतंत्र है, संसद से, उसके अंडर में नहीं है। वो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाते जरूर है, बस उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करना है। आप अगर देखिए तो यहां हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो फ्री जुडिशियल सिस्टम के रूप में काम करती है। किससे स्वतंत्र है? कार्यपालिका से भी स्वतंत्र है और विधायिका से भी स्वतंत्र है। हमारी न्यायपालिका दोनों से स्वतंत्र होकर वो काम करती है। और एक और ऐसी शक्ति है, क्षेत्राधिकार जैसी है, जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत शक्तिशाली बनाती है। वो क्या है? संविधान व विधि की व्याख्या। हमारे संविधान में कहा गया कि संविधान और विधि की अंतिम व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक कहा जाता है।
संविधान और विधि की अंतिम व्याख्या वही करेगा और इसी आधार पर हमारी, आप देखिए अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान किया गया, यदि कोई विधि इस भाग में दिए गए अधिकारों को छीनती है, कम करती है, तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। कौन करेगा शून्य? विधि तो बनाने वाला नहीं करेगा ना, संसद ने विधि बनाई है ना, तो वो तो करेगा नहीं। कार्यपालिका उसके अधीन है तो वो कर नहीं सकती, तो उसे शून्य घोषित कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि राज्य ने ऐसी कौन सी विधि बनाई जो हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है। तो संविधान के अनुरूप है या नहीं, ये व्याख्या संविधान की व्याख्या हुई और विधि की व्याख्या ऑटोमेटिकली हो गई, और जिसके आधार पर संसद जो है वो उस विधि को अवैधानिक घोषित संसद नहीं करती। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है। और सुप्रीम कोर्ट इसी आधार पर किसी संविधान संशोधन को भी कैंसिल कर सकती है, किसी संविधान संशोधन को भी निरसित कैंसिल घोषित कर सकती है, किसी विधि या कानून को भी कैंसिल घोषित कर सकती है, इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए। कौन सी शक्ति? संविधान की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु वह संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। अब मूल ढांचा क्या होगा ये एक्सप्लेन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो एक्सप्लेनेशन की पावर उसने अपने पास रखी और इसी शक्ति के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता को किसमें शामिल किया? अनुच्छेद 19 में शामिल किया। अभी मैंने आपको बताया निःशुल्क स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ जल प्राप्त करने का अधिकार, स्वच्छ वायु, ये हमारे संविधान में तो नहीं दिया था ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करी और 21 की व्याख्या करते हुए इन अधिकारों को उसने अंतर्निहित माना। तो सर्वोच्च न्यायालय, अगर हम देखें कि वर्तमान में सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त करता है, तो संविधान और विधि की व्याख्या के शक्ति के द्वारा ही या अधिकार के द्वारा ही ये शक्तियां प्राप्त करता है। तो बच्चों, ये जो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर बातें की, उन पर डिस्कस किया, और आप इन चीजों को अपने शॉर्ट नोट्स के रूप में या जैसे भी डिटेल नोट्स के रूप में आप करते रहिए। और मैंने भी अपने स्टूडेंट से ये भी कहा है कि इसके बेसिस पर आप टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर रहिए। इनको आप लिखिए, लिखने में भी, सुनने में भी, देखने में भी आप रिवाइज कर लेते हैं चीजों को, ठीक है। और ऐसे ही आगे जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे उनको हम कवर करेंगे। अब बच्चों, मैं ये चाहूंगा कि आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी के और जो आप चाहते हो कि हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर दे देना, लिख देना, ठीक है। और इन चीजों को आप आत्मसात करिए, आप इसको देखिए, लिखिए और क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, एक दूसरे से डिस्कस करिए, तभी इसका आप फायदा ले पाएंगे। यही उद्देश्य है। और इस समय आप कोशिश करिए